125 में शॉपकीपर ने एक शॉप स्टार्ट की है। 2 महीने बाद बी पार्टनर बनता है और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में अब उन्होंने अपना हिसाब किताब निकालते हैं कि देखो कितना प्रॉफिट होता है। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को 3:5 के रेशियो में बांटते हैं। तो 3:5 मतलब 3 हिस्सा ए का और 5 हिस्से बी के, तो 3:5 के रेशियो में बांट देते हैं। अब ये बताना है कि बी का इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था। ठीक है, बी का इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था हमें ये जानना है। तो हमें ये पता है कि जितने का इन्वेस्टमेंट होता है, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट का बंटवारा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया 125 रुपए का, लेकिन 12 महीने के लिए। तो टाइम भी जहाँ पे दिया, हमने बात की थी कि इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया इनटू टाइम कर देते हैं और आपके पास वैल्यू हो जाएगी। तो कितना इन्वेस्ट हुआ 1 साल का, तभी प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। तो 125 इंटू 12 कितना हो जाएगा ये, कितना हो गया ये 1400। 1500, 1250 और 250, 1500 रुपए। ठीक है, तो 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है ए के द्वारा। अब बी ने इन्वेस्टमेंट किया वो हमें नहीं पता है, तो लेट ₹X बी इन्वेस्टेड बाय बी। तो बी का जो इन्वेस्टमेंट था वो X रुपए का था और ये इन्वेस्टमेंट 2 महीने बाद लगा है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट वो 10 मंथ का है, तो एक्चुअल में जाएगा 10x। ठीक है, तो बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10x। अब रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वही आपका रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो है 1500 रुपए ए के और 10x बी के, इक्वल टू 3:5। ठीक है, ये दिया गया है। तो 1500 डिवाइडेड बाय 10x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1500 इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू 10x और 1500 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 इधर कर देते हैं और इक्वल टू हो जाएगा आपका x। तो ये फाइनली एक जीरो कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 50 टाइम x का वैल्यू आ जाएगा 250, यानी कि इसने 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। अब जरा चेक करो, यही आ रहा है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट आपका यस सर 250। सही। चैप्टर हमारा नया प्रोपोर्शन, न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ये कि दो रेशियो हैं वो इक्वल है। प्रोपोर्शन का मतलब है टू रेशियोज आर इक्वल, टू रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, when two ratios are equal we say they are in proportion। ठीक है, अब जैसे एक रेशियो आपका a to b, दूसरा रेशियो हो गया आपका c to d। अब अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है मींस दे आर इन प्रपोर्शन, मींस दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, अब ये प्रपोर्शन में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नोटेशन भी लिखना पड़ेगा। तो इसका जो नोटेशन होता है वो होगा a to b प्रपोर्शन टू। तो ऐसा लिखेंगे, दो बार आप रेशियो लगाते हो तो ये दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन टू c to d।
तो A to B proportion to C to D, ठीक है। जिसमें आपके 4 वैल्यूज हैं A B C एंड D। अब ये 4 वैल्यूज हैं, ये आपका फर्स्ट वैल्यू कहलाएगी, तो फर्स्ट प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन। सेकेंड वैल्यू इज कॉल्ड सेकेंड प्रपोर्शन, दिस इज थर्ड प्रपोर्शन एंड दीज फोर्थ प्रपोर्शन। तो ये चारों वैल्यू आपका एक एक नाम हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रपोर्शनल, ठीक है। तो तो अब आपको इन चारों को लिखने का तरीका ये होगा, A अपॉन बी इक्वल टू, ये रेशियो है A अपॉन बी और दूसरा रेशियो है C अपॉन डी। तो ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस में, A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो A और D जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट है और ये फोर्थ है, और B और C देखेंगे तो ये सेकेंड और थर्ड है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट और फोर्थ है एक्सट्रीम कहलाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और बीच में ये दोनों वैल्यू आ गई, इनको कहते हैं मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमेशा यही सिचुएशन रहेगी आपकी, कोई भी अगर दो रेशियो प्रोपोर्शनल में है, मतलब दो वैल्यूज या दो रेशियोज इक्वल है, मींस दे आर इन प्रोपोर्शन, तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता ही है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है इसमें। अब इसे हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कैसे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कैसे, ए बी और सी ये 3 नंबर्स हैं, तो इससे आपके दो रेशियो बन सकते हैं, ए टू बी, बी टू सी, और ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो वी कॉल इट इन अ प्रोपोर्शन, वी कॉल इट इन अ प्रोपोर्शन। अब आपके जो प्रोपोर्शन में ए बी सी तीनों हैं, ये कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूड में आपने प्रोपोर्शन रेशियो लिया है, और व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, और जब दो रेशियो आपके इक्वल होंगे तो आप क्या कहोगे इसे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेंगे इसे हम, ठीक है। और इस वाले केस में ए अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर, और इक्वल टू में हो जाएगा ए इंटू सी, ठीक है। तो बी का वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, सेंटर का वैल्यू अंडर रूट में ए सी, ठीक है। वही बात का काम है, लेकिन यहाँ पे जब कंटिन्यू में प्रोपोर्शन होता है तो आपकी तीन ही वैल्यू होती है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। जो सेकेंड वाली है वो दो बार रिपीट होती है, तो मीन वाला वैल्यू डबल रिपीट होता है, तो इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो जब भी किसी नंबर को मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे, इट मींस इट इज रिपीटेड एट टू प्लेस, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, नंबर हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होंगे तभी हम इसे मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अदरवाइज तो हमारे पास 4 नंबर है, ए बी सी डी, तो ये दोनों ही मीन है, बट अगर एक ही नंबर मीन होगा तो कहलाएगा मीन प्रोपोर्शनल। और मीन प्रोपोर्शनल के लिए आपको हमेशा जो नंबर होंगे वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर ऑलवेज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो और जो सी है वो थर्ड है, तो थर्ड ही कहलाएगा, तो दिस इज थर्ड प्रोपोर्शनल, और ए जो है वो आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब कंटिन्यूड में होंगे तो आपको तीन ही वैल्यू होंगी, एक फर्स्ट होगी, एक थर्ड होगी, और बीच वाले को कहेंगे मीन, जो कि डबल बार रिपीट होगा इन अ प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो हम इसको लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है, ठीक है। तो ये जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब क्वेश्चन देखते हैं, पहला एग्जांपल, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है, द थ्री टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन आर 8, 12 एंड 16, फाइंड द फर्स्ट, फाइंड द फर्स्ट टर्म।
तो फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता है, बट 3 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन, और वो 3 टर्म्स हमारे कौन से, 8, 12 एंड 16, और प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब 4 टर्म्स होनी चाहिए, तो जो फर्स्ट है वो मुझे नहीं मालूम है, तो फर्स्ट टर्म जो नहीं पता उससे हम काम करते हैं, x मान लेते हैं, लेट x बी फर्स्ट टर्म। अब पहला टर्म x है तो आपके पास पहला x हो जाएगा, बाकी के ये 3 लगातार प्रोपोर्शन में है, तो x 8, 12, 16 ये क्या हो जाएंगे, आर इन प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि x का रेशियो 8 के साथ और 12 का रेशियो 16 के साथ इक्वल होगा, तो इक्वल के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं प्रोपोर्शन में, और यहाँ से x अपॉन 8, 12 अपॉन 16, ये दोनों वैल्यू आ जाएगी इक्वल। सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 8 को शिफ्ट कर देते हैं, क्रॉस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये आप सॉल्व करोगे तो 16, ये 2 1 टाइम 2 टाइम 6 टाइम, तो आपको नंबर मिल जाएगा 6। तो सिंपल सॉल्व कर रहे हैं जैसे हम करते हैं, नॉर्मली सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि नंबर लिखना कहाँ है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या मीन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका प्लेस करेंगे, बाकी आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एक और देखते हैं, अब कंटिन्यूड रेशियो में है तो क्लियरली बोल दिया है, देखो 3x1083 आर इन कंटिन्यूड रेशियो। ये कंटिन्यूड रेशियो में दिए गए, आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। तो ऑब्वियस बात है कि कंटिन्यूड रेशियो में तो इसका मतलब 3 का रेशियो x से और x का रेशियो 1083 से ये इक्वल होगा, मींस दे आर इन प्रोपोर्शन, तभी हम कह पा रहे हैं कंटिन्यूड रेशियो है। तो इसके अकॉर्डिंग 3/x का वैल्यू और x/1083 का वैल्यू इक्वल होने वाला है, बिकॉज दे आर इन प्रोपोर्शन। सिंबल्स को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² इक्वल टू 1083 इंटू 3 हो जाएगा, और 1083 इंटू 3 होता है 3249, ये x² का वैल्यू है, x का वैल्यू आएगा अंडर रूट 3249, और रूट निकालना आपको आता है, आना चाहिए 3249, पहले तो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, 1083 टाइम, फिर अगेन 8 9, और फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम 1 और 6 361, ठीक है। 361 आप किससे डिवाइड होगा, 19 से होगा, 19 से जाएगा नहीं, 19 टाइम 20 का स्क्वायर होता है, और आपके पास जो रूट आ जाएगा इसका 3 इंटू 19, फाइनली 57, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू जो फाइंड करने को बोला था, तो एक्स एक्चुअल मीन प्रोपोर्शन था, मीन प्रोपोर्शन बोलते तब भी हम इसको इसी टाइप से सॉल्व करते। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, थर्ड, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16, 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए इसका मतलब आपका जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, मीन x, तो x को मीन प्रोपोर्शन मान लेंगे, तो 4x और 16 ये आपके हो गए नंबर। अब ये कंटिन्यूड होना चाहिए मीन प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी कि 4 का रेशियो x के साथ और x का रेशियो 16 के साथ ये इक्वल होगा, तभी तो कह पाएंगे कि मीन प्रोपोर्शन में। और इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 इंटू 16 x² और x² इक्वल टू x इक्वल टू लिख देते हैं रूट में 4 इंटू 16, मल्टीप्लाई का रिक्वायरमेंट इसमें दिख रहा है कि 4 का रूट 2 आता है और 16 का रूट आपका 4 हो जाएगा,
ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 8। तो दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स और मीन प्रोपोर्शनल। तो ऐसे मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन तो हमने आगे होगा कि करना क्या है, और इसके अलावा अगर प्रोपोर्शन में दिया है तो वही सिंपल सॉल्यूशन करना है, जैसे करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं चीजों को। अब थोड़ा सा उसमें नंबर्स की बजाय नॉर्मली हम रुपए और सैलरी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ए बी सी 3 लोग हैं, 3 पर्सन आर देयर, ए बी एंड सी। इनका जो सैलरी है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इनका सैलरी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब ये बोला कि बी की जो सैलरी है वो है ₹250 और सी की सैलरी है 1250। अगर मान लें तो बताइए ए की सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो सैलरी एक्चुअल में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दी गई है। ठीक है, पहले से क्लियरली बोल दिया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि ए का रेशियो बी के साथ, बी की सैलरी के साथ रेशियो, और बी की सैलरी का रेशियो सी के साथ इक्वल होगा, तभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाएगा। अभी आपको वैल्यू किसकी पता, बी का सैलरी पता, सी का सैलरी पता है, ए की सैलरी नहीं पता। एक काम करते हैं, ए का सैलरी हम एक्स मान लेते हैं। लेट सॉल्यूशन जो है, लेट सैलरी ऑफ ए मान लेते हैं एक्स, और ए बी सी के जो सैलरी है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। तो क्लियर बात है कि ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी हो जाएगा, यानी कि ए का सैलरी एक्स, बी का सैलरी 250 इक्वल टू 250 रेशियो 1250। अब इसे सॉल्व करें, एक्स अपॉन 250 जैसे रेशियो में लिखते थे सिमिलर, एक सब एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू जाएगा 250 इंटू 250 और डिवाइड बाय 1250। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 125 वन बार या 2 टाइम, 2 इंटू 25 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए का जो सैलरी है, सैलरी ऑफ ए ₹50 हो जाएगा फाइनली। एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। दो क्लर्क हैं, दो क्लर्क है ये ए और बी, ए एंड बी आर टू क्लर्क। ठीक है, क्लर्क ए की सैलरी है ₹75, ठीक है, एंड क्लर्क बी की जो सैलरी है वो है ₹145। ठीक है, अब इन दोनों की सैलरी हाइक होती है, इंक्रीमेंट लगता है दोनों का। अब इंक्रीमेंट जो लग रहा है वो जिस रेशियो में इनकी सैलरी है उसी रेशियो में इंक्रीमेंट लग रहा है, मतलब सेम रेशियो में। मान लेते हैं इनका जो रेशियो है वो सेम है, कि सेम रेशियो में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, कि जितने रेशियो में ए का सैलरी इंक्रीज हुआ है उसी रेशियो में बी का सैलरी भी इंक्रीज हुआ है। तो सेम रेशियो में अगर इंक्रीमेंट अगर हो रहा है, और ऐसा होने पर ए की सैलरी अगर 90 रुपीज हो जाती है तो बी की सैलरी कितना हो जाएगी ये बताना है, कि बी की सैलरी कितना होगी, कितना हाइक होगा इसकी सैलरी में। अगर ए का बी का सैलरी कितना हो जाएगा और दूसरा कितना हाइक हुआ है, दोनों चीज बतानी है, हमें दोनों चीज पढ़नी है।
ए का सैलरी 90 है, बी का सैलरी अगर 145 है तो कितना इंक्रीज होगा, और तो सैलरी 145 से कितनी बढ़ेगी, कितना इंक्रीमेंट हुआ ये पूछा है, हाउ मच इंक्रीमेंट, ठीक है। और दूसरा न्यू सैलरी कितनी होगी ये भी देख लेते हैं। दोनों चीज की जानकारी ले लेते हैं। तो पहली बात तो ये बोल रहा है कि जिस रेशियो में एक ही सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है, तो एक ही सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ 75 to 90, उसी रेशियो में इसको हम एक्स माने तो 145 से एक्स का इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये दोनों सेम रेशियो है, मतलब इक्वल है। एक ही सैलरी का इंक्रीमेंट और बी की सैलरी का इंक्रीमेंट का जो रेशियो है वो सेम है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 75 डिवाइडेड बाय 90, 145 डिवाइडेड बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स इंटू 75 और एक्स का वैल्यू जाएगा आपका 145 इंटू 90। पहले मल्टीप्लाई मत करना, पहले कैंसिल आउट जो भी कॉमन होता है कैंसिल कर लेते, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 75 और 90 में तो दोनों ही 15 के टेबल में आते हैं, 6 टाइम 5 टाइम 145, ठीक है। ये हो जाएगा 4 टाइम, सॉरी 2 टाइम एंड 9, ठीक है। 29 इंटू 6, 29 इंटू 6 174। इसका मतलब इसकी जो सैलरी है, न्यू सैलरी 174 है, अब इसकी जो न्यू सैलरी है वो है 174, और इंक्रीमेंट कितना लगा वो देख लेते हैं। इंक्रीमेंट इन सैलरी, न्यू सैलरी 174 है, पहले से 145 मिलते थे, तो इसका मतलब इसका जो इंक्रीमेंट लगा वो 29 रुपीज का लगा है, ठीक है। तो इस टाइप से भी इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए के सैलरी का इंक्रीमेंट और बी की सैलरी का इंक्रीमेंट सेम था, सेम रेशियो में था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट तक। इसके बाद अब हम दो चीजें और पढ़ेंगे अभी, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और दूसरा इनडायरेक्ट। तो आज हम पढ़ने वाले डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और पढ़ लेते हैं तो आपका एक आइडिया और क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन हमारे कैसे डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मेरा मतलब ये है, जैसे मान लो एक रेशियो आपका एस टू बी, दूसरा रेशियो सी टू डी, और ये प्रोपोर्शन में है, तो रेशियो आपका कैसा प्रोपोर्शन में है, तो एस टू बी इज प्रोपोर्शन, मतलब ए बी सी डी आ रहे हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। बट अगर हम इनको कह रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। अगर एक ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये क्वांटिटी है और ये आपकी उसकी कॉस्ट है, तो ये प्रोपोर्शन में है एक दूसरे के साथ में, क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि क्वांटिटी को बढ़ाने पर कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। पहला आपका क्वांटिटी का रेशियो है, दूसरा कॉस्ट का रेशियो है। अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि कॉस्टिंग बढ़ेगी, ठीक है। और अगर क्वांटिटी हम डिक्रीज करते हैं, इफ वी डिक्रीज द क्वांटिटी, कम करते जाएंगे तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। मतलब दोनों का बिहेवियर सेम होगा, एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ जाएगा, और एक को कम करेंगे तो दूसरा भी कम हो जाएगा। इसका मतलब दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोनों का कनेक्शन कैसा डायरेक्ट है। ऐसे केसेस में हम इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि दो वैल्यूज आपस में कनेक्टेड है डायरेक्टली, इट मींस एक वैल्यू को इंक्रीज करने पे दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा और एक को कम करने पे दूसरा भी कम होता है, ठीक है। तो ऐसे जो रेशियोज होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले, दीज रेशियोज आर ऑलवेज इक्वल। तो ऐसे जो रेशियोज होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। एग्जांपल,
जैसे मान लो 4 kg घी की जो कॉस्टिंग है वो है 192। ठीक है, 4 किलो घी है 192 रुपए का। अब अगर किसी को 282 रुपीज का घी चाहिए तो कितनी क्वांटिटी ले सकता है वो? तो समझ में आता है, क्लियर बात है भाई, पैसे आप बढ़ाओगे तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। भाई आपने पैसे का इंक्रीमेंट किया तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, पैसे कम करोगे तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में दो चीज चल रही है, एक तो है क्वांटिटी, दूसरा है कॉस्टिंग। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि दो चीजें हैं, एक तो है क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी है? 4 kg, क्वांटिटी इन केजी, और हमें नहीं पता है, जो हमें फाइंड करना है। दूसरा उसकी कॉस्टिंग दी गई है इन रुपीज। 4 किलो 192 का आता है और हमें 288 की कॉस्टिंग पे खरीदना है, कितने का होगा? तो यहाँ पे क्लियर सी बात है कि ये दोनों वैल्यू एक साथ चलेंगी, क्वांटिटी बढ़ाएंगे कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये आपको आइडिया डायरेक्टली खुद ही लगा सकते हो कि ठीक है, क्वांटिटी को बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ता है, तो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो इनकी क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा, तो क्वांटिटी का रेशियो होगा वही कॉस्टिंग का रेशियो होगा, सेम रेशियो में इंक्रीमेंट होगा। तो दोनों वैल्यू सेम हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 192 इंटू एक्स, 288 इंटू 4, और x का जो वैल्यू आएगा फाइनली 288 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 192। तो फाइनली तो कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है? बताओ कैलकुलेशन में कितना आ रहा है इसका आंसर? किसी का सॉल्यूशन आया? इसको आप सॉल्व कैलकुलेट करोगे, कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आपका आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 kg एक्स का वैल्यू जाएगा 6, तो 6 kg ये खरीदा जा सकता है। तो जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन हो सकता है। एक और सवाल देखते हैं डायरेक्ट का। डायरेक्ट का एक क्वेश्चन और, 5 पर्सन हैं, 5 लोग हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम में ये 5 के 5 लोग मिलकर के 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग हो जाते हैं 20 सेम टाइम में। अब कितना किलोमीटर ये रोड बनाएंगे, ये पूछा है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये रेशियो जो वैल्यू दिया गया है, पर्सन को बढ़ा दिया, पर्सन को हमने इंक्रीज कर दिए, तो रोड भी हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, है भाई। दो चीजें चल रही है इसमें, पर्सन और रोड इन किलोमीटर। 5 लोग हैं, 15 किलोमीटर रोड बनाते हैं, 20% कितना किलोमीटर रोड बनाएंगे नहीं पता, बट मुझे पता है कि पर्सन इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस बात है रोड की लेंथ भी बढ़ जाएगी। अगर लोग बढ़ाएंगे तो पर्सन अगर बढ़ रहे हैं तो रोड की लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि टाइम आपका वही है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो इक्वल हो जाएगा। तो रेशियोज आर इक्वल व्हेन दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पर्सन का रेशियो रोड का रेशियो सेम हो जाएगा।
So 5 into x, 15 into 20, or x equal to divided by 5. 3 times, so it is simply 60 kilometers.